जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ऐसे हत्याकांड के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन से हथियार मंगवाता है और अब बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में उसके नए लिंक चौंकाने वाली सच्चाई सामने लेकर आए हैं। देखें रिपोर्ट। लॉरेंस गैंग के ऑर्डर से बाबा सिद्दीकी की हत्या। मुंबई में एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या की गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के महज 15 घंटे के अंदर ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली। लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि 66 साल के बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दावा किया है कि सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी कोई सलमान खान या दाऊद गैंग की हेल्प करेगा वो अपना हिसाब किताब लगा कर रखना। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अनमोल बिश्नोई को हैशटैग किया गया है। हालांकि न्यूज 18 इंडिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। इस वक्त मुंबई पुलिस लॉरेंस गैंग की इस पोस्ट की जांच कर रही है। हम आपको बता दें कि मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एंगल से भी कर रही है। 5 राज्यों की पुलिस है। हैरानी की बात तो यह है कि लगभग 31-32 साल का लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की सबसे हाई सिक्योरिटी वाली साबरमती जेल में बंद है। बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, लेकिन मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच हर एक एंगल से इस मामले की तफ्तीश कर रही है। खबर तो यहां तक आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तमाम गुर्गों की अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कुंडली खंगालने में जुट गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में 4 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। हत्या में शामिल 2 आरोपी गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि शिव कुमार फरार है। चौथे हत्या के आरोपी की तलाश जारी है। लॉरेंस गैंग के हाई प्रोफाइल कांड। लॉरेंस गैंग ने 29 मई 2022 को मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी। मूसेवाला को 24 गोलियां मारी गई थी। 14 अप्रैल 2024 को सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर बाइक से आए 2 शूटर्स ने 5 राउंड फायरिंग की थी। दावा किया गया था कि दोनों शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े थे। 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को 2 शूटर्स रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने गोलियों से भून डाला था। करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों पर भी जानलेवा हमला हुआ था। बाद में पता चला कि एपी ढिल्लों पर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही हमला करवाया था। इस तरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग करवाई थी। मोहाला में जो आरपीजी से अटैक हुआ था उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ सामने आया था। इसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दिल्ली में नादिर शाह हत्याकांड करवाया था, जिसने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी थी। 700 शूटर, 6 देशों में नेटवर्क। बिश्नोई गैंग सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के जरिए ऑपरेट हो रहा है। एनआईए के मुताबिक बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिसमें 300 पंजाब से जुड़े हैं। कभी लॉरेंस बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन बाद में उसने अपने नेटवर्क को देश विदेशों तक फैला लिया। सोशल मीडिया और तमाम अलग अलग तरीकों से नौजवानों को गैंग में रिक्रूट किया जाता है। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई की तुलना दाऊद इब्राहिम से की है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट ठीक वैसे ही फैला है जैसे दाऊद इब्राहिम ने 90 के दशक में अपना नेटवर्क खड़ा किया था। लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म का साम्राज्य भारत के कई राज्यों और अन्य देशों तक भी फैला हुआ है। हर राज्य की जिम्मेदारी अलग अलग लोग संभालते हैं। पूरे गैंग की रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को दी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में हर किसी की जिम्मेदारी और इलाके तय हैं। कनाडा, पंजाब, दिल्ली की कमान गोल्डी बराड़ के पास है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूएसए की कमान रोहित गोदारा के पास है। वहीं पुर्तगाल, अमेरिका, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल की कमान अनमोल बिश्नोई के पास है। हरियाणा, उत्तराखंड की कमान काला जठेड़ी के पास है। पूरे गैंग की रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को दी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद, जबकि इस वक्त अनमोल बिश्नोई लॉरेंस गैंग को चला रहा है। इस वक्त वो अमेरिका में छिपा हुआ है। वहीं गोल्डी बराड़ लॉरेंस गैंग में टॉप का बदमाश है। इस वक्त वो अमेरिका में एक्टिव है, जबकि लॉरेंस गैंग में तीसरे पर रोहित गोदारा टॉप पर है।
ये राजस्थान का गैंगस्टर है और इस वक्त अमेरिका में छिपा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में हथियार कहां से आते हैं ये भी जान लीजिए। बिश्नोई गैंग में हथियार मध्य प्रदेश के मालवा से, जिसमें धार, सेंधवा, बड़वानी, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन शामिल है। यूपी में मेरठ, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़, बिहार में मुंगेर और खगड़िया, पंजाब के सभी पाकिस्तान बॉर्डर से लगे शहर, इसके अलावा पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, कनाडा, नेपाल से भी हथियार पहुंच रहे हैं। डॉन दाऊद इब्राहिम की गैंग से तुलना की जा रही है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि मुंबई में एक बड़ा गैंग इस शहर पर कब्जा करना चाहता है। जिगाना पिस्टल लॉरेंस गैंग की पहली पसंद। देश का नया डॉन लॉरेंस बिश्नोई और उसके विरोधी गैंग सबकी पहली पसंद जराइम की दुनिया में जिगाना पिस्टल और 9mm पिस्टल है। लॉरेंस के शूटर्स अक्सर जिगाना पिस्टल और 9mm का इस्तेमाल करते हैं। दावों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी 9mm पिस्टल का ही इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान के ड्रोन के जरिए मंगाई जाती है टर्की मेड जिगाना पिस्टल। लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स ने अतीक अहमद, अशरफ और मूसेवाला पर जिगाना पिस्टल से ही की थी फायरिंग। 9mm पिस्टल एक प्रतिबंधित हथियार है जो पुलिस फोर्स, आर्मी के जवान अपने पास रखते हैं और एक तरीके से ये सरकारी हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है। 9mm पिस्टल दो तरह की होती है, एक कंट्री मेड और दूसरी विदेशी या स्टैंडर्ड। 9mm पिस्टल कंट्री मेड मुंगेर और मध्य प्रदेश मेड करीब 1 लाख में गैंगस्टर तक बिकती है। वहीं 9mm विदेशी पिस्टल की कीमत 2 से 8 लाख तक होती है जो बड़े गैंगस्टर अपने बड़े ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। 9mm पिस्टल विदेशी नेपाल, बांग्लादेश के रास्ते भारत आती है। बर्मा, मणिपुर के रास्ते पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब के बॉर्डर इलाके में और कुछ कश्मीर के रास्ते आती हैं। वहीं जिगाना पिस्टल 5 से 8 लाख तक कीमत का हथियार है जो गैंगस्टर की पहली पसंद है। इसके टॉरोस, स्ट्रगर, ग्लॉक भी गैंगस्टर की पसंदीदा हथियार में शामिल हैं। 9mm पिस्टल इंडिया में 10 राउंड फायर करती है एक बार में और विदेशी 15 से 20 राउंड तक ऑटोमेटिक। जिगाना पिस्टल की खासियत है इसमें 15 से 20 राउंड फायरिंग एक बार में होती है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। ऐसा दावा सोशल मीडिया में एक पोस्ट में किया गया है। लॉरेंस गैंग को टैग करते हुए शुभू लोनकर महाराष्ट्र नाम से एक यूजर ने सोशल मीडिया पर सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में लिखा है, सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे अनुज थापन का कारण है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बताया कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाला अनुज थापन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था जिसने भारी दबाव में जेल में आत्महत्या की है और इसके पीछे बाबा सिद्दीकी थे, इसीलिए उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मारा है। और इधर गुजरात में बड़े ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। गुजरात के अंकलेश्वर से पुलिस ने 518 किलो ड्रग्स बरामद किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 518 किलो ड्रग्स की कीमत 5,000 करोड़ रुपए बताई गई है और दिल्ली और गुजरात की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन के जरिए 5,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद किया। साल 2025 में संगम की धरती पर आस्था का मेला लगने वाला है। एक ओर लोग इस आस्था के महाकुंभ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर इस बार महाकुंभ में अखाड़ों के स्नान के नंबर को लेकर घमासान छिड़ गया है। सबके अपने दावे हैं, कोई परंपरा की दुहाई दे रहा है तो कोई भीड़ का तर्क। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है और इस महाकुंभ में अखाड़ों के स्नान के क्रम को लेकर इस बार बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। परंपरा के मुताबिक प्रयागराज में होने वाले कुंभ और महाकुंभ में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सबसे पहले शाही स्नान करता आया है, लेकिन इस बार महाकुंभ में अखाड़ों के शाही स्नान के क्रम में बदलाव की तैयारी की जा रही है। जूना अखाड़े को सबसे पहले शाही का मौका दिए जाने की बात चल रही है और इसके पीछे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की अपनी दलील है। हमारा इस बार का जो प्रयास है, जूना अखाड़ा, इसमें लाखों की संख्या में संत महात्मा होते हैं और इसमें एक ही अखाड़ा नहीं है, इस अखाड़े में कई अखाड़े शामिल है।
दत्त अखाड़ा भी इसमें है, आपने देखा हुआ हमारे किन्नर समाज भी इसमें है, और नाना प्रकार के जितने भी दल है वो सभी दल जूना अखाड़े में है। तो मेरा प्रयास रहेगा, हम सब मिलकर के सन्यासी मिलके सन्यासियों का प्रयास रहेगा कि प्रथम स्नान जो है जूना अखाड़ा को दिया जाए, क्योंकि जब हमारा जो स्नान होता है उस समय जब जूना अखाड़ा हमारे पीछे होता है हमें धक्का दिया जाता है, हमें धक्का लगता है, क्योंकि जुलूस है। जुलूस कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा जुलूस होता है। जब लाखों की संख्या में संत होंगे, जब आपको धक्का देंगे, अब आगे बहुत कम संत है, पीछे ज्यादा संत है, धक्के से आदमी वो वाद विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। तो वहीं शाही स्नान का क्रम बदले जाने की बात पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव महंत यमुनापुरी ने विरोध किया। उन्होंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी को दो टूक कहा है कि अखाड़े के शाही स्नान का क्रम संख्या बल से नहीं बल्कि परंपरा के आधार पर तय होगा। प्रयागराज कुंभ और महाकुंभ में सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के शाही स्नान की परंपरा है। आबादी संख्या परंपरा का आधार नहीं है, परंपरा का आधार है जो पहले से ही हमारा चलता हुआ क्रम आ रहा है। और पहले क्रम में पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी प्रयागराज के इस पूर्ण कुंभ में और अर्ध कुंभ में, जो भी प्रयागराज में कुंभ लगता है, इसमें पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अटल अखाड़ा ये लोग पहले स्नान करते हैं। उसके बाद श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा, उसके बाद और आनंद अखाड़ा उसके बाद करते हैं। उसके बाद श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और उनके साथ में आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा, ये क्रम है। उसके बाद हमारे वैष्णव अखाड़े हैं, उसके बाद फिर उदासीन अखाड़े हैं और फिर लास्ट में निर्मल अखाड़ा। ये हमारे अखाड़ों के स्नान का यहाँ का क्रम है। कहाँ का? प्रयागराज का। और ये सदियों से चल रहा है, कोई आज से नहीं। उन सिद्ध पुरुषों ने कभी बनाया था सबने बैठ करके, तो उसको अब बदलने का कोई औचित्य होता नहीं। बहरहाल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने भले ही ये दलील दे दी हो कि व्यवस्था की वजह से शाही स्नान के क्रम में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि अखाड़ा परिषद दो फाड़ हो चुका है। महंत रविंद्रपुरी का दावा है कि उन्हें 8 अखाड़ों का समर्थन हासिल है और महंत यमुनापुरी के साथ 5 अखाड़े डटे हैं। ऐसे में अगर महाकुंभ में अखाड़ों की शाही का क्रम बदलता है तो इस मुद्दे पर अखाड़ों के बीच घमासान देखने को मिल सकता है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। रामलीला का मंच हो तो आपके जहन में कौन सी तस्वीर तैरेगी? यही ना कि कोई राम का किरदार निभा रहा होगा, कोई कलाकार रावण का। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही प्रसंग चल रहा है। रावण के पसीने छूट रहे हैं, वो भी महिला डांसरों के ठुमके से, जिसे समझ नहीं आ रहा डांस रोके तो रोके कैसे। देखिए रिपोर्ट। महिला डांसर के ठुमके, लंकेश के छूटे पसीने, रावण का दरबार, महिला डांसरों का क्या काम? रावण को डांस पसंद है। धर्म की आड़, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़, धार्मिक आयोजन, अश्लीलता का क्या काम? महिला डांसर थिरक रही हैं, वो भी लंकेश के दरबार में। लंकेश के पसीने भी छूट रहे हैं कि अब इन्हें कैसे रोकें, करें तो क्या करें। इधर रामलीला में राम का किरदार निभा रहे कलाकार को भी नहीं सूझ रहा वो इन्हें कैसे रोके, तो वो भी बैठ जाता है। और इधर महिला डांसरों का अश्लील गानों पर थिरकना रुक ही नहीं रहा। और लोगों का ये मजमा इन महिला डांसरों की अदाओं का मजा ले रहा है। ना तो किसी शादी का जश्न है जहां ऐसे डांसर्स को बुलाया गया है, बल्कि रामलीला के मंच पर हो रहा है अश्लील गानों पर डांस। वही धार्मिक आयोजन था तो किसी भजन करने वाली मंडली को बुला लेते, लेकिन आयोजकों ने रामलीला के मंच पर महिला डांसरों को खास दिल्ली से बुलाया। श्योपुर में दशहरे पर रामलीला मंच पर अश्लील गानों पर डांस किया गया। श्योपुर दशहरे पर रामलीला मंच पर हुआ अश्लील गानों का डांस। दिल्ली से बुलाई गई डांस पार्टी की महिला डांसर राम और रावण बने पात्रों की मौजूदगी में जमकर लगाती रही ठुमके। धार्मिक कार्यक्रम में अश्लील डांस होने पर अब सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा हुआ है। कराहल विकासखंड मुख्यालय पर ये खास रामलीला रखी गई थी। समझ रहे हैं ना, खास।
एमपी में धार्मिक आयोजन में बेशर्मी की हदें पार की गई, तो हद तो छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ में भी हुई। यहाँ डांस का वीडियो शर्मसार करने वाला है। कोई बियर बार नहीं, ना ही डांस बार है, ना ही कोई पब। नवरात्रि में ये शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं। और बेशर्मी के इस डांस को लोग मोबाइल में कैद करते रहे। सरिया नगर में नवोदय दुर्गोत्सव समिति मैन चौक में ये महफिल जमी थी। डांस शुरू हुआ तो शर्म के मारे महिलाएं उठकर चली गईं। लेकिन भक्ति के इस रंग में भंग डालने वाली इन तस्वीरों पर ना तो आयोजकों को शर्म आई और ना ही इन लोगों को। आखिर धार्मिक आयोजनों में अश्लीलता का क्या काम? श्योपुर में दीपक दंडोतिया और बलौदा बाजार में योगेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उधर औली में चल रहे भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का कल समापन हो गया और यह अभ्यास 30 सितंबर से शुरू हुआ था। बताते चले कि काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। पिछली बार संयुक्त अभ्यास कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में कुमाऊं रेजिमेंट और वायु सेना के जवान शामिल हुए। और इटावा में चलती ट्रेन से लड़की को अगवा कर गैंग रेप की वारदात हुई है। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पहले चलती ट्रेन में छेड़खानी की गई और विरोध करने पर लड़की को नशीली चीज सुखाकर बेहोश कर दिया। फिर उसे ट्रेन से अगवा कर गैंग रेप किया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी लड़की को कार से नेशनल हाईवे पर फेंक कर फरार हो गए। लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लड़की कोटा एक्सप्रेस में मध्य प्रदेश के सोनी स्टेशन से इटावा के लिए बैठी थी। पुलिस ने 0 एफआईआर लिखकर मामले की जांच के लिए केस को जीआरपी इटावा को ट्रांसफर कर दिया है। एक महिला ने आकर सूचना दी कि रात्रि में वह एमपी के सोनी रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठी थी तथा एक स्टेशन पर कुछ पुरुषों के साथ ट्रेन से उतर गई और उसके द्वारा बताया गया कि उसके बाद उसके साथ मिसबिहेव किया गया। उसकी तहरीर पर थाना बकेवर में 0 एफआईआर दर्ज कर ली गई है तथा जीआरपी को अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी गई है। जैसलमेर में बिजली और सप्लाई व्यवस्था राम भरोसे है। जीएसएस अभी तक पानी में डूबा हुआ है। बारिश के पानी को जीएसएस की बाउंड्री वॉल से बाहर निकालने का अब तक कोई ठोस प्रयास बिजली विभाग की ओर से नहीं किया गया। दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा पानी निकासी को लेकर किए गए दावे हवा में नजर आ रहे हैं। 2 महीने से अधिक का वक्त बीत जाने के बाद भी बिजली विभाग के जीएसएस में पूरा पानी जमा है। सड़कों पर कई स्थानों पर पानी जमा है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है। कानपुर में जलसाज दंपति ने बुढ़ापे से जवान दिखने की चाहत रखने वाले सैकड़ों लोगों से 35 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पूछताछ चल रही है। साथ ही जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। आरोपी पति पत्नी से 5 दिन तक 31 घंटे पूछताछ हुई और जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। फिलहाल अब तक की पूछताछ में 78 लाख रुपए की ठगी की बात सामने आई है। और चलिए इसी के साथ ही बिग ब्रेकिंग में फिलहाल अभी लेता ही और आगे देखिए 100 गांव 100 खबर।